प्रधानमंत्री मोदी का असम दौरा, आज एम्स गुवाहाटी का करेंगे उद्घाटन। महाराष्ट्र के पालघर में करंट लगने से 2 लोगों की मौत, 5 से अधिक घायल। अंबेडकर जयंती रैली के बाद लौट रहे थे घर। असद एनकाउंटर पर बोले सीएम योगी, कहा प्रदेश में कानून का राज, बख्शे नहीं जाएंगे अपराधी और माफिया। भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती आज, तेलंगाना के सीएम केसीआर करेंगे बाबा साहेब की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण। अंबेडकर जयंती पर एमसीडी में बड़ा कार्यक्रम में सीएम केजरीवाल होंगे शामिल। और असद के जनाजे में शामिल नहीं हो पाएगा अतीक, कोर्ट ने नामंजूर की अर्जी, आज प्रयागराज लाया जाएगा शव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करते हैं खबरों का। खबर बुलंदशहर से है। अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 लोगों की मौत का मामला सामने आ रहा है। जेवर रोड स्थित गंगेरुआ फ्लाईओवर के पास हुआ हादसा। तो आपको बता दें, राहगीरों ने घायलों को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। अज्ञात वाहन चालक मौके से हुआ फरार। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो कोतवाली देहात के गंगेरुआ फ्लाईओवर की यह घटना, आपको बता दें, अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 लोगों की मौत का यह मामला सामने आ रहा है। जेवर रोड स्थित गंगेरुआ फ्लाईओवर के पास हुआ यह हादसा। तो बुलंदशहर से बड़ी खबर इस वक्त की आपको दिखा रहे हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 लोगों की मौके पर ही मौत। जेवर रोड स्थित गंगेरुआ फ्लाईओवर के पास हुआ हादसा। राहगीरों ने घायलों को अस्पताल में कराया भर्ती। अज्ञात वाहन चालक मौके से हुआ फरार। आपको बता दें, मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। तो बुलंदशहर से अहम खबर, कोतवाली देहात के गंगेरुआ फ्लाईओवर की यह घटना बताई जा रही है। अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 लोगों की मौत की यह खबर आपको दिखा रहे हैं। जेवर रोड स्थित गंगेरुआ फ्लाईओवर के पास यह हादसा। बुलंदशहर से अहम खबर, अज्ञात वाहन की टक्कर से 2 लोगों की मौत की यह खबर। जेवर रोड स्थित गंगेरुआ फ्लाईओवर के पास की यह घटना। बात करते हैं अगली खबर की। अगली खबर आगरा से, वरिष्ठ अधीक्षक और डिप्टी जेलर पर लगे गंभीर आरोप। केंद्रीय कारागार के अधीक्षक और जेलर पर लगे गंभीर आरोप। अतिरिक्त आहार की सूची बनाकर भ्रष्टाचार करने का लगा आरोप। केंद्रीय कारागार में तैनात चिकित्सा अधिकारी ने लगाए गंभीर आरोप। आपको बता दें, अतिरिक्त आहार की सूची बनाकर भ्रष्टाचार करने का आरोप लगा है। केंद्रीय कारागार में तैनात चिकित्सा अधिकारी ने लगाए आरोप। फर्जी सूची पर हस्ताक्षर न करने पर डिप्टी जेलर ने की अभद्रता। चिकित्सक ने पूरे मामले की शिकायत आगरा सीएमओ से की। तो इस वक्त की बड़ी खबर, वरिष्ठ अधीक्षक और डिप्टी जेलर पर लगे गंभीर आरोप। केंद्रीय कारागार के अधीक्षक और जेलर पर ये आरोप लगे हैं। तो आगरा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। वरिष्ठ अधीक्षक और डिप्टी जेलर पर लगे गंभीर आरोप। केंद्रीय कारागार के अधीक्षक और जेलर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। अतिरिक्त आहार की सूची बनाकर भ्रष्टाचार करने का लगा आरोप। तो केंद्रीय कारागार में तैनात चिकित्सा अधिकारी ने आरोप लगाए हैं और कहा है कि फर्जी सूची पर हस्ताक्षर न करने पर डिप्टी जेलर ने अभद्रता भी की। चिकित्सक ने पूरे मामले की शिकायत आगरा सीएमओ से पूरे मामले की शिकायत की है। तो
तो आगरा से इस वक्त की अहम खबर, वरिष्ठ अधीक्षक और डिप्टी जेलर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। मेरी जान को यहाँ खतरा है। मैंने अतिरिक्त आहार का जो गलत लिस्ट थी उस पर साइन करने से मना कर दिया, इसलिए उन्होंने मेरे साथ उल्टा सीधा अभद्र व्यवहार किया, इसलिए मेरा तुरंत ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैं कहीं भी नौकरी कर लूँगा लेकिन वहाँ नहीं कर सकता। इससे पहले भी मैंने कई बार एक हमारे वहाँ जज साहब आते हैं श्री ज्ञानेंद्र त्रिपाठी जी, मैंने उनको भी पहले शिकायत करी थी कि यहाँ अतिरिक्त आहार जब एक्स्ट्रा लिस्ट बना दी जाती है बहुत ज़्यादा लोगों की, और जब दूसरे डॉक्टर साहब छुट्टी पर होते हैं तो उस दिन भी पता नहीं उनके साइन कैसे फर्जी तरीके से करा लिए जाते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान छुट्टी पर है तो वो उस दिन के साइन कैसे कर सकता है, उस दिन किस तरह से बीमार बंदियों को या और बंदियों को किस तरह से साइन कर सकता है। खबर श्रावस्ती से है। वैश्विक महामारी कोरोना ने फिर दस्तक दी। आपको बता दें, जिले में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। भिनगा और जमनाहा क्षेत्र के बदला में मिले एक संक्रमित। तो श्रावस्ती से अहम खबर, संक्रमित मिलने के बावजूद नहीं हो रहा कोविड प्रोटोकॉल का पालन। आपको बता दें, अस्पताल, स्कूल, ऑफिस, सार्वजनिक जगहों पर मास्क अनिवार्य होने के बावजूद भी जिले में जिम्मेदार नहीं दे रहे ध्यान। तो श्रावस्ती से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोविड प्रोटोकॉल के बावजूद भी जुट रही है भारी भीड़। बिना कोविड प्रोटोकॉल के जुट रही है भारी भीड़। तो श्रावस्ती से ये अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। अमेठी, माफ कीजिएगा, श्रावस्ती से अहम खबर। वैश्विक महामारी के बावजूद भी लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। जिले में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, भिनगा और जमनाहा क्षेत्र के बदला में मिले एक संक्रमित। और हमारे संवाददाता केपी सिंह श्रावस्ती से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी केपी, श्रावस्ती की बात करें तो कोरोना के मामले लगातार वहां भी बढ़ रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है, क्या है पूरी खबर? तो केपी से हमारा संपर्क नहीं हो पाया है, दोबारा उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तो श्रावस्ती से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 नए मामले कोरोना के मिले हैं। वैश्विक महामारी ने कोरोना ने दस्तक दी है, इसके बावजूद भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। श्रावस्ती से अहम खबर, जिले में कोरोना के 2 नए मामले सामने आए हैं। भिनगा और जमनाहा से ये 2 नए मामले सामने आए। केपी सिंह हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी केपी, श्रावस्ती में कोविड के पेशेंट लगातार बढ़ रहे हैं, कोविड प्रोटोकॉल का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, देखिए एक बार फिर इस तरीके से कोरोना लगातार पांव पसार रहा है, डेली उसके मामले सामने आ रहे हैं और उसके सापेक्ष अगर देखा जाए तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन पूरी तरीके से नहीं हो रहा है। श्रावस्ती की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जबकि सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं कि कोविड प्रोटोकॉल का, चाहे वो स्कूल हो, चाहे सरकारी कार्यालय हो, चाहे सार्वजनिक स्थल हो, वहाँ पर उसका पालन होगा, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। खासतौर से अस्पतालों में जिस तरीके से इसमें उमड़ रही है, वहाँ पर कोई भी तक जो है मास्क में नहीं दिखाई देता है। यहाँ तक कि जो स्टाफ है वहाँ के, वो भी अधिकतर जो है बिना मास्क के नजर आते हैं। कोई भी किसी तरीके से कोई कहा जा सकता है कि कोई लापरवाही बरती जा रही है इसको लेकर के, और इससे जो सरकार हालांकि दिशा निर्देश तो जारी कर चुकी है, लेकिन उसका जो है जो जिम्मेदार है पालन करने में पूरी तरीके से असफल दिखाई दे रहे हैं। केपी, अगर बात करें स्वास्थ्य महकमे की, तो स्वास्थ्य महकमा कुंभकर्णी नींद से जाग क्यों नहीं रहा है? बिल्कुल, देखिए श्रावस्ती में पहले भी अगर देखा जाए तो जब पहली और दूसरी लहर आई थी तो दौरान लगभग यहाँ 35 से 40 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना से। सैकड़ों की संख्या में लोग संक्रमित हुए थे। एक अफरा तफरी का माहौल हुआ करता था उस दौरान, लेकिन एक बार फिर से कोरोना उस तरीके से पांव पसार रहा है पूरे देश में, जिस तरीके से खबरें निकल करके आ रही हैं। श्रावस्ती में 2 मामले मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी जो जागरूकता कमी दिखाई दे रही है, खासतौर से जिम्मेदार हैं वो भी इस पर कुंभकर्ण कहा जा सकता है कि सोए हुए हैं, उनकी तरफ से भी उसको रोकने के लिए या अवेयरनेस के लिए कोई जो है उपाय नहीं दिखाई दे रहा है। केपी, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो श्रावस्ती से अहम खबर, 2 नए मरीज कोरोना के मिले हैं। प्रशासन की लापरवाही साफ तौर से नजर आ रही है। कोरोना के मरीज मिलने के बावजूद भी कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा है। यहाँ रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं की न्यूज।
खबरों का सारथी। स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। आपको बता दें, श्री राम कथा सुनने पहुंची स्मृति ईरानी। अपने नवनिर्वाचित आवास मैदन मवई गांव पहुंची स्मृति ईरानी। बीजेपी कार्यालय पहुंचकर समीक्षा बैठक भी करेंगी स्मृति ईरानी। तो आपको बता दें, स्मृति ईरानी के साथ मंत्री गिरीश चंद्र यादव भी मौजूद। तो अमेठी से इस वक्त की अहम खबर, बीजेपी कार्यालय पहुंचकर समीक्षा बैठक। स्मृति ईरानी के साथ मंत्री गिरीश चंद्र भी मौजूद। अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। श्री राम कथा को सुनने पहुंची स्मृति ईरानी। तो अमेठी से इस वक्त की अहम खबर, अपने नवनिर्मित आवास मैदन मवई गांव पहुंची। तो अमेठी पहुंची केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी ने अमेठी वासियों से वादा किया था कि हम यहीं घर बनवाएंगे, यहीं रहेंगे। तो हमारा आवास भी अमेठी वासियों के बीच होगा। तो उस बात को पूरा करते हुए स्मृति ईरानी ने अमेठी में अपना आवास बनाया और आज उसी आवास पर राम कथा का आयोजन, और उस राम कथा के आयोजन में स्वयं पहुंची हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। तो अमेठी को अपना दूसरा घर बताया था स्मृति ईरानी ने, और उस कथन को सत्य करते साबित कर रही हैं। बात करते हैं अगली खबर की। बुलंदशहर से अगली खबर है। आपने 3 निकाय क्षेत्रों में घोषित किए प्रत्याशी। अनूप शहर, डिबाई और नरोरा में घोषित किए उम्मीदवार। डिबाई से सरताज अंसारी, नरोरा से सोनी को किया गया घोषित। अनूप शहर से सोनू कुमार को बनाया गया उम्मीदवार। तो आम आदमी पार्टी ने अपने 3 प्रत्याशी उतार दिए हैं। बुलंदशहर से अहम खबर, आम आदमी पार्टी ने 3 निकाय क्षेत्रों में घोषित किए प्रत्याशी। अनूप शहर, डिबाई और नरोरा में घोषित किए उम्मीदवार। इस वक्त की अहम खबर, डिबाई से सरताज अंसारी, नरोरा से सोनी को किया घोषित। साथ ही अनूप शहर से सोनू कुमार को बनाया गया उम्मीदवार। बुलंदशहर से अहम खबर, आम आदमी पार्टी ने निकाय क्षेत्रों में 3 निकाय क्षेत्रों में अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। अनूप शहर, डिबाई और नरोरा में अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं। डिबाई से सरताज अंसारी, नरोरा से सोनी को घोषित किया गया है, जबकि अनूप शहर से सोनू कुमार को उम्मीदवार बनाया गया है। बात करते हैं अगली खबर की। अमरोहा से अगली खबर है। के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर सामने आ रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महिलाओं की मौत पर लिया संज्ञान। आपको बता दें, निजी अस्पताल में 2 महिलाओं की हुई थी मौत। लापरवाही पर अमरोहा के 2 अस्पताल सील किए गए। बाहर की दवा लिखने पर डॉक्टर का तबादला। तो अमरोहा से अहम खबर, स्वास्थ्य विभाग में लगातार कार्रवाई का दौर जारी। कार में लापरवाही बरतने वाले वक्त से नहीं जाएंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये बोलते हुए साफ तौर से कार्रवाई करते नजर आए हैं। गजरौला में हसन नर्सिंग होम को सील किया गया है। आपको बता दें, धनोरा में अपोलो हॉस्पिटल पर भी कार्रवाई की गई है। तो डिप्टी सीएम ने 1 सप्ताह में जांच रिपोर्ट मांगी है। तो अमरोहा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम के ट्वीट पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप। स्वास्थ्य विभाग ने आनन फानन में दोनों अस्पतालों को सील किया। अमरोहा से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर होता दिखाई दे रहा है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने महिलाओं की मौत का लिया संज्ञान। सीरप चौधरी हमारे संवाददाता अमरोहा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीरप, के न्यूज इंडिया की खबर का बड़ा असर होता दिखाई दे रहा है। 2 महिलाओं की मौत का संज्ञान लिया है
प्रशासन ने, क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, आपको बता दें पूरा मामला अमरोहा जनपद के अलग अलग हॉस्पिटल से है। एक जो गजरोड़ा में नहसन नर्सिंग होम है उससे है, जो अभी बीते 2 दिन पहले एक महिला को वहां पे भर्ती किया गया था, लेकिन वहां पे सही उपचार न होने की वजह से इस झोला छाप जो है डॉक्टर जो उनका उपचार किया और उसके चलते गलत इलाज होने की वजह से उसकी मौत हो गई थी। इसी तरह से दूसरा मामला धनौरा के अपोलो हॉस्पिटल में भी आया है, जहां पे एक मौत और हुई थी। इस सब के बाद में पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग में जो सीएमओ राजीव सिंघल हैं उन तक भी ये मामला पहुंचा है और पूरी तरह से हड़कंप मच गया था। और इसके बाद में जो सूबे के डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक जी, उन्होंने जो है संज्ञान लिया था और संज्ञान लेने के बाद में उन्होंने ट्वीट भी किया। ट्वीट के जरिए ये भी बताया है कि जितने भी इस तरह के जो अस्पताल चल रहे हैं जो बिना रजिस्ट्रेशन के हैं और जिसमें झोला छाप डॉक्टर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका इलाज के नाम पे उन्हें मौत देने का काम कर रहे हैं, उन पे पूरी तरह से ठोस कार्रवाई की जानी चाहिए। शीरब, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, अमरोहा से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 2 महिलाओं की मौत के बाद प्रशासन ने संज्ञान लिया है, 2 अस्पतालों को सील किया है। साथ ही डिप्टी सीएम ने एक हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट के बाद आपराधिक कार्रवाई भी की जा सकती है। खबरों के बीच यहां वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर के, श्रावस्ती से। अगली खबर, नगर विकास राज्य मंत्री का श्रावस्ती दौरा। आज सुबह 11:30 बजे दीप वाटिका मैरिज लॉन पहुंचेंगे राज्य मंत्री। तो आपको बता दें, जिले के प्रभारी मंत्री राकेश राठौर का जनपद दौरा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो राज्य मंत्री का प्रभारी मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। कार्यक्रम में प्रतिभाग के बाद सीतापुर के लिए होंगे रवाना। तो प्रभारी मंत्री के आगमन को लेकर तैयारियां तेज। कार्यक्रम में प्रतिभाग के बाद सीतापुर के लिए होंगे रवाना। सुबह 11:30 बजे दीप वाटिका मैरिज लॉन पहुंचेंगे राज्य मंत्री। तो श्रावस्ती से इस वक्त की अहम खबर, नगर विकास राज्य मंत्री का श्रावस्ती दौरा। सुबह 11:30 बजे दीप वाटिका मैरिज लॉन पहुंचेंगे राज्य मंत्री। जिले के प्रभारी मंत्री राकेश राठौर का श्रावस्ती दौरा। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम में होंगे शामिल। तो श्रावस्ती से खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रभारी मंत्री के आगमन पर तैयारियां जोर शोर से की गई। खबर गाजियाबाद से है। पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें, आबकारी विभाग, थाना लोनी बॉर्डर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई नजर आ रही है। तहखाने से 5 लाख से अधिक की शराब जब्त की गई है। आपको बता दें, 5 लाख से अधिक की शराब जब्त की गई है। निकाय चुनाव में प्रयोग की जा सकती थी ये अवैध शराब। 160 पेटी हरियाणा चंडीगढ़ से तस्करी कर आई थी ये अवैध शराब। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आबकारी विभाग, थाना लोनी की संयुक्त कार्रवाई ये नजर आई है। आपको बता दें, आबकारी विभाग, थाना लोनी बॉर्डर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से ये सफलता मिली है। तहखाने से 5 लाख से अधिक की शराब जब्त की गई है। तो गाजियाबाद से अहम खबर, पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से ये सफलता मिली है। तहखाने से 5 लाख से अधिक की शराब जब्त की गई है। तो निकाय चुनाव में प्रयोग की जा सकती थी ये अवैध शराब। बात अगली खबर की। जिला अधिकारी प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव ने आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन 2023 के मद्देनजर तहसील अजीतमल विधुना परिसर में नगर पंचायत हेतु होने वाले नामांकन प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए विभिन्न
आपको बता दें न्यायालय कक्षों का अवलोकन किया और उत्तर प्रदेश उप जिलाधिकारी को निर्देश दिए कि सभी कक्षों की बैरिकेडिंग सहित अन्य व्यवस्थाएं समय रहते दुरुस्त कर ली जाएं ताकि नामांकन प्रक्रिया के दौरान किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था उत्पन्न न हो पाए और राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित आदर्श आचार संहिता के अनुरूप नामांकन प्रक्रिया पूर्ण हो सके। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक चारू निगम, उप जिलाधिकारी अजीतमल, अखिलेश कुमार सिंह, उप जिलाधिकारी विधुना, लवलीत कौर, आपको बता दें लवगीत कौर, क्षेत्राधिकारी पुलिस आदि मौजूद थे। केंद्र हैं, तीनों तहसील हमारे इसके केंद्र हैं। उस तहसील के अंदर जितने स्थानीय निकाय आएंगे उनका नामांकन यहीं पे होगा। जो विधुना में होगा, विधुना और अचलदा टाउन एरिया का, तो ये तहसील विधुना में इसका नामांकन होगा। उसको हम लोगों ने देखा। इसी तरह अजीतमल देख के आ रहे हैं और सदर तहसील देख के आ रहे हैं। सदर में 3 का होगा, अजीतमल में अजीतमल 800 का होगा। सदर में नगर पालिका परिषद, कपूद और दिव्यापुर। इस तरह हम लोगों ने इसको पूरा कैसे बैरिकेटिंग होगी और किस तरह जनता को आने में सुविधा हो। अधिवक्ता भी आते हैं साथ में फॉर्म भराने, उनका भी दिक्कत ना हो और लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था सही हो। इसके लिए सीओ एसडीएम ने एक अपना प्रबंध बना रखा है। उसको देख के हम लोगों ने उसको फाइनल कर रहे हैं कि ताकि सब कुछ सुचारू ढंग से शांतिपूर्ण व्यवस्था ढंग बनाते हुए नामांकन पूरा हो सके। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। शाहजहांपुर से दिल दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। आपको बता दें सूरी ट्रांसपोर्ट के मैनेजर ने 7 साथियों के साथ मिलकर शिवम को तालिबानी सजा दी और शिवम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। एसपी ने मैनेजर समेत 7 साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर 3 लोगों को पुलिस हिरासत में लिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सूरी ट्रांसपोर्ट के मैनेजर ने शिवम के साथ अन्य 3 नौकरों को भी जंजीर में लटकाकर पीटा और मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर मीडिया के सामने घटना का खुलासा किया और सफलता हासिल करने वाली टीम को आईजी ने 25,000 रुपये का इनाम भी दिया। उन्होंने बताया कि घटनास्थल पर लगा सीसीटीवी, डीवीआर का हार्ड डिस्क सहित फाइबर का पाइप, हाथ पैर बांधने में प्रयुक्त रस्सी को पुलिस ने बरामद किया है। कि एक ट्रांसपोर्टर अपने 2-3 कर्मचारियों को ले जाकर के एक पिटवाता है। उसमें जो है 2 कर्मचारी भले पिटे जाते हैं और दूसरे दिन दूसरा कर्मचारी की पिटाई होती है, इसकी मौत हो जाती है। उसका वीडियो भी वायरल हुआ। इस बर्बरतापूर्ण पिटाई की जो है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा और उसके लिए जो हमारी टीम ने काम किया शाहजहांपुर में, उन्हें बहुत जल्दी ही पूरा खुलासा कर दिया कौन कौन लोग शामिल थे। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी इकट्ठा किया गया है और जितने सारे हमारे एविडेंस ले लिए गए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। 4 लोग गिरफ्तार हैं। बाकी सभी जितने भी लोग आए सब गिरफ्तारी होगी। हमारी टीम में लगी हुई बहुत जल्दी ही लोग गिरफ्तार करके इनके खिलाफ गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी और नशे भी लगाया जाएगा और कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि किसी गरीब व्यक्ति के साथ जो अत्याचार हुआ है वो इस तरह कभी रिपीट न हो सके। चंडीगढ़ के थाना मडराग स्थित नगला मंदिर गांव में सांप पकड़ते वक्त एक युवक को सांप ने काट लिया। सांप के काटे जाने पर युवक पूरी तरह स्वस्थ है और सांप की मौत हो गई। घायल युवक बॉबी ने बताया कि घर में सांप निकलने पर गांव में शोर शराबा होने लगा और घर में सांप मिलने की सूचना मुझे दी गई। सांप को पकड़ते समय मुझे सांप के द्वारा काट लिया गया। काटने के बाद सांप की मौत हो गई। घायल युवक को परिजनों ने उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। मलखान सिंह ये व्यक्ति बताया जा रहा है, जहां मेडिकल परीक्षण में पूरी तरीके से स्वस्थ है अभी ये। पकड़ने गया और इसने काट लिया। किसको? सांप को। ये रहा। अरे सांप को पकड़ने गए तुम? हाँ। सांप ने काट लिया? हाँ। फिर सांप मर गया? सांप मर गया, मैं जिंदा हूँ। बात करते हैं अगली खबर की। औरैया के क्रय विक्रय समिति के अध्यक्ष पद पर सपा के प्रत्याशी संजीव कुमार ने चुनाव प्रक्रिया में जीत हासिल की है। सुबह नामांकन के दौरान भाजपा और सपा कार्यकर्ताओं में झड़प हुई। सपा नेता आदित्य यादव ने झड़प के बाद औरैया में जीत
हासिल करने तक डेरा डाले रखा और सपा प्रत्याशी की जीत के बाद बधाई दी। सपा नेता आदित्य यादव ने अतीक के बेटे असद के एनकाउंटर पर सवाल करते हुए कहा कि पुलिस प्रदेश में भय का माहौल बना रही है। उन्होंने कहा कि मैं न्यायालय के निर्णय का स्वागत करता हूं, मुझे न्यायिक प्रक्रिया पर विश्वास है। बुलडोजर की कार्रवाई पर उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि समय एक सा नहीं रहता है, बदलाव होता है, इसलिए ध्यान में रखते हुए ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए। इस दौरान दिव्यापुर विधायक प्रदीप यादव, विधुना विधायक रेखा वर्मा समेत सपा के कार्यकर्ता मौजूद रहे। वादियों ने हमेशा काम किया और हमेशा, चाहे संघ के चुनाव हो, चाहे समिति के हो, क्रय विक्रय के, अन्य संस्थाओं के चुनाव हो, उसमें समाजवादियों ने सक्रियता से भाग लिया है। भाग लेने के साथ साथ हमेशा अपनी जीत दर्ज की। आज भी हम लोगों ने निश्चित ही प्रशासन द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है उनके द्वारा प्रयास ये किया कि वो अगर जनमत से नहीं जीत सकते तो प्रशासन के दबाव बना के, सरकार का दबाव बना के अराजक तत्वों को माहौल बिगाड़ने के लिए लगाने के बाद उसको या तो चुनाव को रद्द कर लिया जाए, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दबाव से जीतें, ऐसी कई उनकी प्रयास किया गया। लेकिन हमें खुशी है कि हमारे जिलाध्यक्ष जी, महानगर अध्यक्ष जी, आदरणीय विधायक प्रदीप जी, सभी लोग समाजवादी पार्टी के एकजुट होकर अपना मोर्चा संभाला और जीत अपने प्रत्याशी को जिताया। और जीत भी सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि हम लोग संविधान में विश्वास रखते हैं। इस बीच झांसी से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें झांसी से अहम खबर। देर रात हुआ असद और गुलाम का पोस्टमार्टम। कल एनकाउंटर के बाद देर रात ये पोस्टमार्टम हुआ। मेडिकल कॉलेज में देर रात हुआ असद और गुलाम का पोस्टमार्टम। अभी तक नहीं पहुंचे परिजन। पुलिस के जवान मौके पर मौजूद। तो आपको बता दें असद के मामू और नाना के झांसी आने की संभावना, लेकिन अब तक किसी भी परिवारी जन या रिश्तेदार के पहुंचने की खबर नहीं। देर रात 2 बजे के आसपास बताया जा रहा है कि असद और गुलाम का मेडिकल पोस्टमार्टम हुआ। अभी तक नहीं पहुंचे हैं परिवारी जन। पुलिस के जवान मौके पर तैनात। तो बताया जा रहा था असद के मामू और नाना के झांसी आने की संभावना है, लेकिन अभी तक किसी के पहुंचने की खबर नहीं है। तो झांसी से इस वक्त की अहम खबर। कल मुठभेड़ में मारे गए असद और गुलाम का देर रात पोस्टमार्टम हुआ और पोस्टमार्टम के बाद 100 को परिवारीजनों को सौंपना है, लेकिन अभी तक असद और गुलाम के परिवार से कोई भी 100 लेने नहीं पहुंचा है। झांसी से इस वक्त की अहम खबर। मेडिकल कॉलेज में देर रात हुआ पोस्टमार्टम। तो अभी तक नहीं पहुंचे हैं परिजन। पुलिस के जवान मौके पर मौजूद। कल मुठभेड़ के बाद देर रात दोनों अपराधियों का पोस्टमार्टम हुआ और हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी पोस्टमार्टम हाउस से हमारे साथ सीधा जुड़े हुए हैं। कुलदीप, असद और गुलाम का पोस्टमार्टम देर रात हुआ, परिवारीजनों की पहुंचने की कोई सूचना? देखिए अभी कोई सूचना नहीं मिल पा रही है क्योंकि यहाँ पर पूरा फोर्स मौजूद है, लेकिन यहाँ पर कोई सूचना अभी बिल्कुल नहीं है। बस ये जानकारी मिल रही है कि कुछ ही देर बाद उसके परिजन पहुंचने वाले हैं। एक तरफ जहाँ असद का जो मामा और उनका नाना है झांसी पहुंच सकता है, वहीं दूसरी तरफ जो गुलाम है उसकी पत्नी झांसी आने की खबर मिल रही थी, लेकिन अब तक कोई झांसी पहुंचा नहीं है। ये मेडिकल कॉलेज का इलाका है जहाँ पर पीएम हुआ है और ये पूरी फुल जो सिक्योरिटी है उसके लिहाज से सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे की गई और करने के बाद में यहाँ पर पूरा फोर्स तैनात है और इस फोर्स के माध्यम से जो है ये पूरी जानकारी यहाँ है। हाँ कुलदीप अगर बात करें अतीक के परिजनों की, असद के परिवार की अगर बात की जाए तो लगभग पूरा परिवार आरोपी है। सब पुलिस के शिकंजे, पुलिस के डर से या तो भाग रहे हैं लोग या पुलिस के शिकंजे में है। तो अब तक वहां कोई पहुंचा नहीं है। वैसे पहुंचने की किसकी संभावना है? कोई सूचना है आपके पास कि कौन पहुंच रहा है वहां? देखिए
जहां तक जानकारी मिल रही है के न्यूज को, उसके हिसाब से यहाँ पर जो मृतक असद है उसके नाना और मौसा झांसी पहुंच सकते हैं। और यहाँ पर हालांकि कोई आधिकारिक सूचना ऐसी नहीं है, लेकिन ये बस सूत्रों से जानकारी मिल रही है, वो यहाँ कुछ ही देर बाद पहुंचने वाले हैं। देर रात तक यहाँ पर जो इसका पीएम किया गया, तकरीबन 2.5 घंटे से 3 घंटे करीब पीएम चला। पीएम के बाद में यहाँ पर बॉडी अंदर सुरक्षित रख ली गई है। पुलिस की बहुत सिक्योरिटी यहाँ पर है और यहाँ पर अब इंतजार इस बात का है कि उनके परिजन झांसी आए। असद के जो भी जिन्हें आना है, नाना है, मामू है और जो कुछ वकील का पैनल भी झांसी पहुंच रहा है, उनके यहाँ पहुंचने के बाद ही बॉडी उनको दी जाएगी। और ये प्रक्रिया कब तक कंप्लीट होगी अभी ये कुछ भी साफ नहीं है। सारे लोग, हम लोग तकरीबन पूरी रात से ही यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर अब तक कोई भी नहीं पहुंचा है उनके जो परिजन की तरफ से। कुलदीप, अभी साफ नहीं हो पाया है कोई पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। ऐसी स्थिति में अगर कोई नहीं पहुंचता है तो पुलिस आगे की प्रक्रिया क्या करेगी? शव को कैसे आगे ले जाएगी, किसको देगी, कहाँ ले जाएगी, कैसे क्या प्रक्रिया रहेगी आगे की? जिस तरह से जानकारी मिल रही है उस हिसाब से प्रयागराज में असद के अंतिम संस्कार का पूरा इंतजाम हो चुका है। असद की मां शाइस्ता आज सरेंडर कर सकती है और जो उसके चाचा हैं और अतीक के चारों बेटों ने भी ये मांग की है कि उनको ये अंतिम संस्कार में शामिल होने दिया जाए। तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि कोई ना कोई तो पहुंचेगा, लेकिन कौन पहुंचेगा, क्योंकि उसके जो मौसा, मामा और नाना, इनमें से कोई भी व्यक्ति झांसी पहुंचने वाला है, ये पूरी तरह से जानकारी मिल रही है। क्योंकि इलाहाबाद में पूरे इंतजाम कंप्लीट हो गए हैं और जहां से जो असद के जो दादा है उनकी कब्र के ही बगल में असद की कब्र की को यहाँ पर व्यवस्थित किया जाना है। तो ये तो क्लियर है कि कोई ना कोई तो आएगा, लेकिन कितनी देर में आएगा ये अभी कंफर्म नहीं हो पा रहा है। हाँ कुलदीप, अगर सुरक्षा की बात की जाए तो जिस तरीके का ये मामला लग रहा है तो सुरक्षा एक महत्वपूर्ण बिंदु है। शव ले जाते वक्त कोई ऐसी घटना, आक्रोश में आके कोई ऐसी घटना ना हो, इसको लेकर प्रशासन ने तैयारियां कैसी कर रखी हैं? देखिए, झांसी के अंदर किस तरह की व्यवस्था रहती है पुलिस की, इस बात को अतीक ही बहुत ढंग से जानता है। चूंकि अतीक का काफिला साबरमती से प्रयागराज जाने के बीच केवल 2 बार झांसी में ही रोका गया है, तो सुरक्षा के यहाँ पर्याप्त इंतजाम हैं और यहाँ पर जो फोर्सेस है वो पूरी तरह से मुस्तैद हैं। और यहाँ से अब कितने लोगों के साथ में यहाँ से 2 अलग अलग एम्बुलेंस जाती हैं या एक एम्बुलेंस जाएगी, अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन ये क्लियर है कि कुछ ही देर बाद उसके परिजन झांसी पहुंचने वाले। कुलदीप, अगर बात करें दूसरा शूटर जो गुलाम है, गुलाम के परिजनों से गुलाम के शव को लेने उसके परिजन पहुंचे या नहीं पहुंचे, उसका शव किसके सुपुर्द किया जाएगा और उसका अंतिम संस्कार कहां होगा, इसकी कोई जानकारी? देखिए, ये इसका सीधा सा यही है, इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है वो यही है कि असद के परिजनों के यहाँ पहुंचने के बाद असद का जो शव है उन्हें सौंप दिया जाएगा और यदि कोई नहीं पहुंचता है परिजन तो सीधे तौर पर पुलिस ही उसका अंतिम संस्कार कराएगी। लेकिन उसकी एक टाइम लिमिट एक तय है कि इंतजार किया जाएगा आज शाम तक ना पहुंचने के बाद फिर लेकिन ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से उसके परिजन झांसी पहुंचने वाले हैं, उसको वो यहाँ से शव को लेके इलाहाबाद रवाना होंगे। क्योंकि जो इलाहाबाद से जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इलाहाबाद में पूरी व्यवस्था, पूरा अरेंजमेंट हो चुका है। एक तरफ जहां अतीक की पत्नी शाइस्ता वकीलों के माध्यम से आज सरेंडर कर सकती है क्योंकि उसको शामिल होना है अंतिम संस्कार में, वहीं दूसरी तरफ अतीक और अतीक के चारों बेटों की तरफ से, अतीक के भाई अशरफ की तरफ से ये एक मांग की गई है कि उनको अंतिम संस्कार में शामिल होने दिया जाए। कुलदीप, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो हमारे संवाददाता कुलदीप अवस्थी हमारे साथ झांसी से जुड़े हुए थे, जिन्होंने तमाम अहम जानकारियां दी। तो आपको बता दें, झांसी से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद देर रात शव का पोस्टमार्टम होता है। परिजनों की बात की जाए तो परिजनों में अभी तक
शव को लेने कोई नहीं पहुंचा है। बताया जा रहा है कुछ ही समय में असद के रिश्तेदार वहां पहुंचेंगे, अतीक के रिश्तेदार पहुंचेंगे और शव उनके हवाले किया जाएगा। खबरों में वक्त है एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी असद और गुलाम की पुलिस मुठभेड़ में हुई मौत से रायबरेली के शहीद सिपाही की मां और बहन निहायत खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, दोनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी इंसाफ मिल जाएगा। हालांकि मां बेटी को अभी भी हत्याकांड की साजिशकर्ता माफिया अतीक और अशरफ के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतजार है। शहीद सिपाही राघवेंद्र सिंह की मां ने कहा कि उमेश पाल की सुरक्षा में तैनात रहे उनके बेटे को गुलाम ने 3 गोलियां मारी थी। वहीं माफिया अतीक का बेटा असद भी सीसीटीवी में गोली चलाते दिख रहा है। ऐसे में दोनों के मारे जाने पर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। योगी बाबा का धन्यवाद करेंगे, जो असद और गुलाम, जो उनका उमेश पाल का हत्याकांड में जो असद और गुलाम ने गोली चलाई थी, आज उन दोनों का ढेर हो गया है। इतने दिन के 1.5 महीने के अंदर हम योगी बाबा का धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अतीक और अशरफ जो दोनों लोग इलाहाबाद में उनकी पेशी थी, वो लोग आए थे, उनके लिए भी सख्त कार्रवाई की जाए। जो लोग फरार हैं उनके लिए भी योगी बाबा की सख्त से सख्त कार्रवाई करें। बात अगली खबर की। देवप्रयाग विधानसभा के कीर्तिनगर ब्लॉक के थापली में गैस सिलेंडर में आग लगने से 2 युवक झुलस गए। धमाके में घर के अंदर की दीवार ढह गई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया और घायलों को वेस अस्पताल श्रीनगर में भर्ती कराया, जहां घायलों का उपचार किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मकान में 2 मजदूर रहते थे और रात भर से गैस सिलेंडर से गैस लीक हो रही थी। सुबह युवक के गैस जलाने के लिए लाइटर का प्रयोग करने पर पूरे कमरे में आग लग गई और एक बड़ा धमाका हो गया। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस और फायर की टीम ने घायलों का रेस्क्यू किया और उनको अस्पताल में भर्ती कराया। लगभग 7:30 बजे सूचना प्राप्त हुई कि एक चौरास थापली में कोई मकान मालिक हैं, उनके घर में जो किराएदार थे वे लोग एक जो आगजनी की घटना हुई थी उसमें घायल हुए हैं। उसके बाद पुलिस प्रशासन और फायर की टीम मौके पर पहुंची और जो चश्मदीद थे मौके पर, जो उस कमरे में 2 लोग जो घायल हुए झुलसे, इसके अतिरिक्त उनके द्वारा बताया गया कि प्रथम दृष्टया जो है सिलेंडर फटा वहाँ पर और पुलिस द्वारा इस पर पूरी जांच की जा रही। बात अगली खबर की। सीएम मनोहर लाल खट्टर के औरंगाबाद गांव की महिलाओं ने पारंपरिक गीत गाकर स्वागत किया। आपको बता दें, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर आज दूसरे दिन भी पलवल में जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों से रूबरू हुए। सीएम ने दूसरे दिन की यात्रा हथीन से शुरू की। यहां से उटाउड़ जाते समय रास्ते में रुककर एक महिला से बात की। सीएम ने रूपडाका गांव स्थित शहीद मीनार पर प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 के शहीदों को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में हथीन विधायक प्रवीण डागर, पूर्व विधायक केहर सिंह रावत, प्रदेश महामंत्री पवन कुमार सैनी, एडीजीपी हरियाणा आलोक मित्तल, डीसी नेहा सिंह सहित जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने प्रदेश में धोखाधड़ी के मामलों पर लगाम लगाने के लिए एसआईटी का गठन किया है। आपको बता दें, अंबाला रेंज के आईजी सिबास कविराज के नेतृत्व में 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है, जिसमें अंबाला के एसपी जगनदीप सिंह रंधावा और कैथल के एसपी अभिषेक जोरवाल को शामिल किया गया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि एसआईटी प्रदेश के युवाओं के साथ धोखाधड़ी करने वालों और गैर कानूनी तरीके से विदेशों में भेजने वाले
मामलों की जांच करेगी। उन्होंने एसआईटी को सख्ती से कार्रवाई के निर्देश दिए। आगे भी रास्ता। आपको बता दें, गृह मंत्री अनिल विज ने धोखाधड़ी के मामलों के लिए करनाल रेंज की तत्कालीन आईजी भारती अरोड़ा के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी ने 450 से ज्यादा मामले जो धोखाधड़ी करने वाले हैं उन पर दर्ज किए हैं। एसआईटी के बेहतर कार्य को देखते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने एसआईटी को सम्मानित भी किया है। बात करते हैं अगली खबर की। माफिया अतीक अहमद की जिद पर असद को उमेश पाल हत्याकांड में शामिल किया गया था और उससे गोली चलवाई गई थी। असद का नाम और फुटेज सामने आने के बाद शाइस्ता ने अतीक अहमद से नाराजगी जाहिर की थी। शाइस्ता ने अतीक अहमद को साबरमती जेल में फ़ोन किया था। फ़ोन पर शाइस्ता ने रोते हुए कहा था कि असद बच्चा है, उसे इस मामले में नहीं लाना चाहिए था। सूत्रों के मुताबिक अतीक ने कहा था कि असद की वजह से 18 साल बाद चैन की नींद सोया हूँ। उमेश पाल के चलते मेरी नींद हराम हो गई थी। शाइस्ता से अतीक ने फ़ोन पर कहा था कि असद शेर का बेटा है, उसने शेरों वाला काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी पे सब कुछ छोड़ा है, वो जो कुछ भी करेंगे उचित करेंगे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ जो उन्होंने आज इतना बड़ा फैसला को अंजाम दिया। उन्होंने जो किया। बात अगली खबर की। नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण, स्वतंत्र, सुचारू रूप से सकुशल संपन्न कराने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन अधिकारी मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के क्रम में आज उप जिला निर्वाचन अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव ने कलेक्ट्रेट सभागार में ARO के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए और जिम्मेदारियों से अवगत कराया। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बैठक में नगरीय निकाय चुनाव निर्वाचन के RO और ARO के कार्यों और तैयारियों के क्रम में यातायात प्रशिक्षण, निर्वाचन सामग्री, निर्वाचन कंट्रोल रूम, वीडियोग्राफी, सूचना प्रेषण, रूट चार्ट, निर्वाचन नामावली, बैरिकेटिंग, प्रकाश व्यवस्था, निर्वाचन कार्मिकों की नियुक्ति, आदर्श आचार संहिता सत्यापन, आख्या आदि से संबंधित सूचना सहित अन्य बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की और जानकारी उपलब्ध कराई और चुनाव सकुशल संपन्न कराने की प्रतिबद्धता जताई। उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने निर्देशित किया कि संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों को निर्वहन करें और अपने फील्ड को समझ लें। ग्रेटर नोएडा में दोपहर करीब 2 बजे यात्रियों से भरी एक बस ग्रेटर नोएडा के डिवाइडर से बीच जाकर टकरा गई, जिसके बाद बस करीब 100 मीटर डिवाइडर के अंदर तक घुस गई। अंदर तक घुसने के बाद उस वक्त बस में लगभग 12 से 15 लोग सवार थे। ये बस पेप्सी कंपनी की स्टाफ बस बताई जा रही है, जिसमें कंपनी में काम करने जा रहे लोग सवार थे। इस घटना में किसी भी व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की अभी तक सूचना नहीं है। वल्लभ पांडे है। अभी हमें पता लगा कि हमारी जो शिफ्ट की बस आ रही है वो बीच में रास्ते में एक्सीडेंट हो गया है, तो इसलिए हम देखने आगे हम शिफ्ट छोड़ के जा रहे हैं। अब इसमें हुआ कैसे हुआ, क्या हुआ, इसकी हमें जानकारी नहीं है। हाँ, लेकिन बस करीब लगभग 100 मीटर अंदर तक आई है और क्या ड्राइवर को किसी प्रकार की? नहीं सर, ड्राइवर तो अभी हमारी बात हुई ड्राइवर से, ड्राइवर ठीक है। ड्राइवर ठीक है? हाँ ठीक, कंडक्टर भी सही है। इसमें लगभग कितने आदमी हैं? वही 12-14 आदमी होंगे शिफ्ट में। 12-14 हाँ हाँ सर। 12-14 में से किसी को चोट चपेट तो ज़्यादा नहीं, लंबी नहीं है, हल्की फुल्की एक आध को खरोंच आई है बता रहे थे। हाँ, जिसको ले बात करने। अम्बेडकर जयंती की पूर्व संध्या पर दिल्ली के रोहिणी इलाके में सामाजिक समरसता की मिसाल कायम करने के मकसद से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित हुए। साथ ही कार्यक्रम में भाजपा की वरिष्ठ नेता अलका गुर्जर भी इस कार्यक्रम की सहभागी बनी। समारोह के दौरान समाज में उत्कृष्ट भूमिका निभाने वाले लोगों को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। साथ ही इस दौरान स्कूली छात्रों और टेक्निया इंस्टीट्यूट के छात्रों को भी मंच से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने इस कार्यक्रम की जमकर सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से पंक्ति में खड़े अंतिम लोगों को भी एक विशेष स्थान मिलता है। इस मौके पर भाजपा दिल्ली के प्रदेश
अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम से समाज में समानता की भावना बनी रहती है। देश को फॉलो करता ही है और बाबा साहब के जन्म जयंती पे इस तरह का कार्यक्रम होना समाज में सही मायनों में जो समरसता सप्ताह हम मना रहे हैं उसका ये एक अनुकरणीय दृश्य मुझे देखने को मिला। यहाँ बच्चे बड़े सब बाबा साहब को याद भी कर रहे हैं, उनके संदेशों को पढ़ भी रहे हैं और जिस तरह से कल्चरल इवनिंग इन्होंने की है, मैं बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की सबको शुभकामनाएं देता हूँ और यहाँ आयोजकों को भी बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत सुंदर कार्यक्रम किया। खबर आउटर दिल्ली के रणहौला इलाके में एक जेसीबी ने सफाई के दौरान एक कूड़ा बीनने वाले को कुचल दिया। आपको बता दें, वहीं कूड़ा कबाड़ी वाले की मौत के बाद जेसीबी ड्राइवर ने उसे बोरी में भरकर खाली स्थान पर गड्ढा खोदकर दफनाने की कोशिश की, जिसके बाद किसी बच्चे ने ड्राइवर को देख लिया और लोगों को बताया, जहां स्थानीय लोगों ने ड्राइवर को मौके पर ही दबोच लिया और उसकी जमकर पिटाई भी की और बाद में सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली में उत्तर पश्चिम जिला के थाना आदर्श नगर टीम द्वारा 2 स्नैचर पकड़े गए लड़कों से मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। आरोपी मोबाइल छीनने वाले काम आसानी से पैसा कमाने के लिए करते थे, जिससे आरोपी नशा करते थे। पुलिस ने पेट्रोलिंग के दौरान पाया कि एक व्यक्ति मदद के लिए चिल्ला रहा है। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और स्नैचर को पकड़ने के लिए सर्च करने लगे। पुलिस को जल्द इसमें कामयाबी भी मिली। पुलिस ने इन दोनों लड़कों को पकड़ लिया। इन लड़कों ने इंक्वायरी में बताया कि ये लोग इजी टारगेट ढूंढते हैं और वारदात को अंजाम देते हैं ताकि ये लोग अपना नशा खरीद सकें। यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करते हैं अगली खबर की। राजधानी दिल्ली के अमन विहार थाना अंतर्गत बलबीर विहार में संजय नाम का व्यक्ति जब काम करके शाम को अपने घर वापस आया तो पड़ोस में हो रहे झगड़े को सुलझाने की कोशिश करने लगा। तभी उन्हीं दोनों पड़ोसियों ने, जो आपस में लड़ रहे थे, उन लोगों ने पीट कर जान से मार डाला और वह दोनों पड़ोसी उसको उठाकर अस्पताल भी ले गए, वहां से फरार हो गए। जहां संजय की मौत हो गई। जब परिवार अस्पताल पहुंचा तो वहां कोई भी मौजूद नहीं था और डॉक्टर ने संजय को मृत घोषित कर दिया। जिन दो परिवारों में आपस में झगड़ा हो रहा था, दोनों परिवार ताला लगाकर घर छोड़कर भाग गए और जिन 2 लोगों ने संजय को पीट कर उनकी हत्या की थी, उनके नाम विशाल और रिंकू बताए गए। दोनों को थाना अमन विहार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन परिवार वाले अभी भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि परिवार को यह नहीं बताया गया कि उन दोनों आरोपियों पर कौन सी धाराएं लगाई गई हैं। संजय की मृत्यु के बाद उनके परिवार का पालन पोषण करने वाला कोई नहीं है। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा है। खाट बिछी हुई थी, ठीक है, और खाट बिछी हुई थी तो यहाँ पे वो यहाँ से उठा के उसको वहाँ लेकर गए कि हाँ अगर बोल मत, हाँ संजय बोल मत, चुप हो जा करते करते वो वहाँ चले गए। जाने के बाद यहाँ से उन्होंने पकड़ा, उसका फट देनी मैंने जो देखा कि जो फट देनी थप्पड़ मारते ही वो खाट के ऊपर ऐसे कैसे गिर गया। गिरने के बाद मेरे से कहने लगे कि पानी लेगा भाभी बोलते। मैं इतना आई हूँ तो इतने में वो कति उन दोनों ने मार दिया। मामला ये है, मैं अपने ससुराल से आई और मैंने देखा कि भाई यहाँ पे सब खड़े कोई कुछ नहीं बोल रहा था, लेकिन मैं जा चुकी थी, लेकिन सब ये कह रहे थे कि भाई तेरे पापा को हॉस्पिटल ले जा चुके हैं। लेकिन कलेश क्या था, एक परवीन नाम का लड़का था और एक कोमल नाम की लड़की थी, वो दोनों की बातें होती थी, क्या होती थी ये नहीं पता हमें। लेकिन उन्होंने, एक रिंकू नाम का लड़का था, उस लड़के ने मेरे पापा की हत्या की है। खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।